तो क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, मतलब क्लास में क्या क्या कराया गया है अभी जो सुबह से? मैसूर। है। ये पढ़े हैं आप लोग? ये तो पहला क्लास ही था मॉडर्निस्ट, शायद आप नहीं थे। अच्छा अच्छा। आज क्या मतलब आज ये हुआ है? यही। अब इसमें देखिए क्या है ना, हिस्ट्री में जो हम लोग जैसे मैं जो यहाँ पे कराऊंगा, मेन यही रहेगा आपका जो मेन सेंसर राइटिंग। बाकी और भी जो चीज़ें जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, ये सब मतलब बाद में। लेकिन ये जो डेली में आपका रहेगा आधे घंटे 45 मिनट का। हाँ, कर रहे हैं ये डेली, मतलब आधे घंटे या 45 मिनट का आपका रहेगा आंसर राइटिंग का। तो जनरली वही करवाया जाएगा जो मतलब आप जो तीनों क्लास में जो किए रहेंगे ना, करंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 2 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लिखने के लिए। तो आप लिख के जमा करेंगे, उसके बाद वो चेक हो जाएगा और उसी दिन, और वो उसका डिस्कशन अगले दिन किया जाएगा, ठीक है। और कैसे लिखना है, फ्रेमिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो क्या पढ़े हुए इसमें आप लोग, बताइए कुछ। पहले एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इस एग्जाम की जो खासियत है, मतलब आपको कम आए चाहे ज्यादा आए, बोलना और लिखना आना चाहिए। मतलब बोलना मतलब आना चाहिए, सबसे बड़ी जरूरी बात है। जैसे मान लीजिए आप वहां बैठे हैं, ठीक है, वहां से आपको यहाँ बुला दिया गया, तो बिना हिचकिचाए आप बोल लो। क्योंकि यार ये जो पूरा एग्जाम का प्रोसेस है ना, मतलब ऐसे डिजाइन किया गया ना कि सब चीज का रोल है, नॉलेज का भी है, टेम्परामेंट का भी है, एग्जाम हॉल में कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, अब बाद में तो पर्सनालिटी टेस्ट है ही है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मतलब आपको चीजें सही शब्दों का चयन करके बोलना आना चाहिए। ये नहीं है जैसे अब दोस्तों मान लीजिए गपशप कर रहे हैं, वो वाला लैंग्वेज नहीं। क्योंकि मतलब पढ़ने में ठीक लगे, जैसे नहीं होता कि आप मान लीजिए कोई चीज लिखे हुए हैं तो फिर कोई पढ़ रहा है तो ठीक लगना चाहिए, शब्द चेंज जो होता है ना। ऐसे मान लीजिए गप्पेबाजी होता है तो उसमें तो कुछ भी हम बोल देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गाली भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी सब चीज़ें क्या है ना कि हैबिट थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखिए जनरली हम कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो जाए ना, लास्ट में तो नेचुरल ही आता है। और खासतौर से जब आप प्रेशर में आते हैं ना तो नेचुरल ही आता है। जैसे मान लीजिए झगड़ा उड़ा होता है तो वो नेचुरल ही है। जब आदमी का जैसे हाथ पांव कांपता है तो नेचुरल बोलता है, उसको यहाँ पे बैलेंस खत्म। अब मुंह में जो भी है नेचुरल, जैसे मान लीजिए कि जो मतलब जो पैदा होते सीखा हुआ है। जनरली हम लोग क्या है, आदिवासी हैं, मेन क्या है आदिवासी है ना। थोड़ा हम लोग क्या सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, पढ़ना मतलब थोड़ा अच्छा बोलते हैं, कपड़ा पहनते हैं। नहीं तो है हम लोग मेनली आदिवासी, जो जंगलों उंगलों में रहते हैं लोग,
वैसा ही हम भी लोग हैं, मतलब शुरू शुरू में थे, तो उनका भाषा आप देख लीजिए, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। अभी हम ही लोग को 10 साल छोड़ दिया जाए, मान लीजिए जंगल में, मतलब कोई कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, कोई गाना नहीं सुनेंगे, कोई रेडियो नहीं सुनेंगे, तो हो सकता है फिर हम भी उसी में बैक में चले जाएं। हमारे अंदर जो है मतलब कॉन्शियस माइंड में वही निकल के आ जाए। ठीक है भाई, शब्द कहाँ से मतलब सीखते हैं? जैसे बात करते हैं तो कोई बोलता है तो वो हम कान से सुनते हैं, फिर दिमाग में आता है, फिर उसको रीड करते हैं, फिर जो पढ़ते हैं वो धीरे धीरे वोकैबुलरी आपका धीरे धीरे कलेक्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए बुक पेपर ये सब सारी चीज़ें पढ़ी जाती। तो ये जो आपका ऐसा तो देखिए, इस एग्जाम में तो तीनों चरण इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है, मेंस भी है। अब प्रीलिम्स जो नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए प्रीलिम्स सबसे टफ है, जो मेंस नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए मेंस सबसे टफ है। पर्सनालिटी टेस्ट का तो मतलब कोई मतलब नहीं है, वो तो आप मेंस आप क्वालिफाई करके गए हो तो अच्छा मार्क्स है मेंस में, तो आपका लास्ट में क्वालिफाई कर ही जाएगा, क्योंकि उसका थोड़े बहुत मार्क्स का अंतर होता है। मान लीजिए जो जिसका बहुत खराब जाएगा वो थोड़ा 20 नंबर कम पा जाएगा, जिसका बहुत एक्सीलेंट जाएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा पा जाएगा। लेकिन जनरली मेंस में जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं वो ही क्वालिफाई करते हैं। अब मेंस में दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज अच्छा है, लेकिन आपने लिखा है, लिख के कॉपी गई चेक होने के लिए, वहाँ आप जाके एग्जामिनर को बता नहीं पाएंगे कि भाई हमारे पास नॉलेज अच्छा था, मैं लिख नहीं पाया। वो मोनोटोनस टाइप का है ना, जैसे मतलब मैं कुछ लिख के भेज दिया, वहाँ हमको कन्विंस करना है एग्जामिनर को कि हम मतलब मैं बेस्ट हूँ, और मैं मतलब आपको बिना बताए उसको कन्विंस करना है। जैसे आपका कॉपी देखा तो उसने कॉपी पढ़ा, आंसर पढ़ने के बाद लगा कि मतलब ये कैंडिडेट अच्छा है। जनरली क्या है कि जो आपका जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर से स्टार्ट होता है और 6 नंबर तक जाता है। ठीक है, ये 6 मैक्सिमम है और 2 नंबर मिनिमम है। तो ये सब वही है, जैसे मान लीजिए नॉलेज सबका, जैसे 2-3 साल आप पढ़ लेंगे तो नॉलेज सबका सेम होता है कि बुक भी सबका सेम है, क्योंकि बुक क्या मतलब मार्केट में जाएंगे तो भाई बिपिन चंद्रा आप पढ़ रहे हैं, यार कुछ ज्यादा ही शोरगुल हो रहा है। हैं? चलिए आप ही लोग बताइए जो पढ़े हुए हैं, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि हमारा आवाज तो आप लोग के पास जा नहीं रहा। जैसे प्लासी का युद्ध आप लोग पढ़े हैं ना? ये तो बताया गया हो ना, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में कौन इंपॉर्टेंट युद्ध था, कंपेयर करवाया गया है? कंपेयर नहीं करवाया। जैसे ये है ना, देखिए इसमें कंपेयर करवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्लासी का युद्ध, भारत में प्लासी का युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने नींव डाली हुई थी, लेकिन उसमें महल बक्सर के युद्ध द्वारा तैयार किया गया था। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे होगा, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है वो, प्लासी का युद्ध एक्चुअली कोई युद्ध था ही नहीं, मतलब वो एक तरह से कह लीजिए कि धोखाधड़ी हुआ था। ये तो बताया गया होगा, क्योंकि वो जो उस समय का जो शासक था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके जो मंत्री थे, वजीर थे, वो लोग क्या हुआ था कि अंग्रेजों से मिल गए थे। हाँ, वही जो सारे लोग थे तो जाके मिल गए थे उनसे,
तो उसमें उस कारण वो हार गया था सिराजुद्दौला। वो वो मैसूर में, मैसूर का युद्ध होगा जिसमें आपका जो संधि हुआ था, रंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान के दो लड़के को कार्नवालिस ने रख लिया हुआ था, तो उससे वो नहीं है। प्लासी का युद्ध तो आपका 1757 में है, रंगपट्टनम का है 1792-93 में, ठीक है। और 1799 में आपका टीपू सुल्तान का मौत हुआ है, तो वो अलग अलग है। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 1757 में हुआ आपका प्लासी का, और बक्सर का हुआ 1764 में। तो अंग्रेजों ने जो भारत में नींव डाली हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोनों बैटल, क्योंकि हाँ जी, प्लासी का युद्ध भी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए उस समय ये था कि जब मुगलों से संधि हुई ना, मुगल उस समय, देखिए ये जो प्लासी का संधि हुआ था सिर्फ बंगाल के नवाब से हुआ था, लेकिन जब तक आप प्लासी के युद्ध के टाइम भी अभी मुगल दिल्ली पे शासन कर रहे थे। तो बक्सर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो मुगल शासक जो उस समय शाह आलम द्वितीय था उसके साथ भी हुआ था, ठीक है। तो जब शाह आलम द्वितीय के साथ जब ट्रीटी हो गई थी, तो इन्होंने मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने बंगाल में दे दिया कि आप लोग अपने हिसाब से शासन करिए। तो इसलिए बक्सर का युद्ध इम्पोर्टेंट माना जाता है कि वहाँ पे जैसे बंगाल का शासक है वो छोटे एरिया का स्टेक होल्डर है, लेकिन आप मुगलों से जब संधि कर लिए तो आप पूरे इंडिया का एक स्टेक होल्डर से संधि हो गई। इसलिए बक्सर का युद्ध ये भी माना जाता है कि आप उस समय देखें जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल का नवाब भी था, अवध का भी नवाब था, मुगल भी थे, तीनों मिलके लड़े तभी हार गए, ठीक है। इससे ये पता चला कि जो भारत में जो राजा महाराजा हैं ये क्या दिखाने के लिए बहुत बड़ा, ये नहीं होता है कि मतलब बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। मतलब ये लोग तीनों लोग लड़े, अंग्रेज मात्र 1000 सैनिक, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं थे, 1000 या 1500 सैनिक रहे होंगे, इन तीनों लोग को हरा दिए। उसका रीज़न ये था कि ये लोग अभी वही पुराने तकनीकी से लड़ाई करते थे, हाथी से जाते थे, घोड़ा से जाते थे। उस समय अंग्रेज अपना तोप ओप लेकर आ गए थे ठीक ठाक से। तो इसलिए बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि प्लासी में जो हुआ था वो एग्रीमेंट हुआ था एक छोटे स्टेक होल्डर से, और बक्सर का जो हुआ था मुगल से हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लासी के युद्ध के बाद जो संधि हुआ था वो बंगाल में उनको अधिकार मिला हुआ था, लेकिन जब पूरे इंडिया का मिल गया तो जो उनको मिला रिसोर्स मिला, तो उनको जो रिसोर्स मिला हुआ था, जो पूरे जब इंडिया का रिसोर्स मिल गया उसके बाद अंग्रेज अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू किए। आप देखेंगे उसके बाद उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई जो कार्नवालिस लाया, अभी वो आगे आप लोग के हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। वो होता है आपका एक्चुअली जब अंग्रेज कंट्रोल कर लिया हमारे यहाँ ठीक ठाक से, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपने हिसाब से डालना शुरू किया। पहले तो मुगल का चलता ही था, मुगलों के टाइम में आप देखेंगे तो उनका जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था जो भी चीज़ें थी, तो अंग्रेज उस हिसाब से चलाना चाहे, मतलब कि हम इसी तरह चले, लेकिन उनको बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पहले लॉर्ड कार्नवालिस ने लाया वो आपका जो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, उसके बाद आया रैयतवाड़ी, वो लगभग आपका 1820 उसमें लाया था, टॉमस मुनरो नाम था उसका। फिर और आगे आप जाएंगे तो मालवाड़ी व्यवस्था वो मद्रास उद्रास में लागू, मतलब जैसे जैसे एरिया उन्होंने कवर किया, पहले इन्होंने नॉर्थ इंडिया कवर किया था, फिर उन्होंने साउथ कवर किया, बाद में जब इन्होंने मालवाड़ी व्यवस्था लाई, जब अवध पे कंट्रोल कर लिया था 1856 में, तब इधर ये लोग लागू किए। तो ये आपको जब पढ़ाया जाएगा ना तो अलग अलग से कैसे इनका अपना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, देखिए अंग्रेजों का जो आपको ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा ना, जो अंग्रेज जो अपना टैक्सेशन व्यवस्था लागू किए थे,
आज़ादी से पहले सबसे बड़ी दिक्कत हमारे ये थी कि जो टैक्सेशन व्यवस्था थी वो लैंड बेस्ड थी। हमारे यहाँ जो लैंड बेस्ड जो टैक्सेशन व्यवस्था होता ना, ये बहुत खराब सिस्टम है। खराब सिस्टम ये है, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास जमीन है 5 एकड़। प्रॉब्लम ये थी, अंग्रेज बोले हुए थे कि भाई प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, आपसे हम टैक्स लेंगे। अभी क्या सिस्टम है, लैंड पे हमारे यहाँ टैक्स लगता ही नहीं है। जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर पे हमारे यहाँ टैक्सेशन व्यवस्था नहीं है। अंग्रेज उस समय एग्रीकल्चर व्यवस्था पे भी टैक्सेशन आवाज जा ही नहीं रहा तो फिर क्या मजा ही नहीं है। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हुए हैं? तो उसमें तुम डेली 2-3 क्वेश्चन आजकल मैं डालता हूं, छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, कीवर्ड्स टाइप का। तो पहले उसी को आप लोग लिखिए, मतलब छोटा छोटा वाला जो है ना, उसके बाद हाँ? नहीं, मैं तो 7-8 दिन से डाल ही रहा हूं उस पे। हाँ? नहीं, अभी तो जो मैं डाल रहा हूँ वो तो कीवर्ड्स टाइप का है। कीवर्ड्स में क्या है कि आप पहले जैसे देखिए, उसमें उसमें आपको क्या करना है, कमेंट टाइप का। कमेंट मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए जो दिया हुआ है उसको पहले डिफाइन करिए, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कुछ चीजें हैं, जैसे कभी हम लोग इस पे बात करेंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें लास्ट में जो टेल वर्ड्स होता है ना, वो सब अलग अलग मीनिंग देता है। ये नहीं है कि आप एक ही ढांचे में, जैसे मान लीजिए कि कमेंट का कुछ और होता है, एग्जामिन का कुछ और होता है, इलस्ट्रेट का कुछ और होता है, क्रिटिकल एनालिसिस का कुछ और होता है। यूपीएससी में इसी का गेम चलता है। जैसे ये है कि मान लीजिए यूपीएससी चाहे यूपीपीसी जो भी एग्जाम है लिखने वाला, उसमें क्या है कि ये मतलब आपको कीवर्ड्स जो होते हैं ना, कीवर्ड्स एक तो बीच में हो गया, एक होता है टेल वर्ड्स। कीवर्ड्स के अनुसार आप इंट्रो लिखते हो, टेल वर्ड्स के अनुसार आप कंक्लूड करते हो। टेल वर्ड्स में मान लीजिए क्या है, नॉर्मली कमेंट लिखा रहता है ना, तो इसमें क्या करना रहता है कि आप पहले डिफाइन करो, ठीक है। फिर वो जो टॉपिक हो, क्यों रिलेवेंस है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आपको वो लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया गया, मान लीजिए कि नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी को आप पहले डिफाइन करो कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में क्या यूज है, जैसे मान लीजिए मेडिसिन में यूज है, एग्रीकल्चर में यूज है, डिफेंस सेक्टर में क्या यूज है, तो उसको पॉइंट फॉर्म में एग्जाम्पल देते हुए आपको लिखना है। डिस्क्राइब भी नॉर्मली यही है। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि आपको ऊपर से नीचे व्याख्या कर देना है, ठीक है। जो इलस्ट्रेट होता है ना, ये थोड़े से टफ अभी और भी है। मतलब यूपीएससी जनरली इसमें जो टेल वर्ड्स होते हैं लगभग 20 वर्ड्स है। इस पर हम लोग कभी एक दिन डिटेल्स में जब बात करेंगे ना, कभी किसी दिन डिटेल्स में इसका डिटेलिंग करेंगे, तब जाके सब करें इसके बारे में। कभी किसी दिन डिटेल्स में इस पर डिस्कशन होगा कि जो टेल वर्ड्स होते हैं, तब आपको जो अभी आपको क्या करना है, जो अभी छोटे छोटे जो कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं टेलीग्राम पे ना, पहले उसी को लिखिए आप लोग। बाद में उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन डाले जाएंगे ना, क्वेश्चन, तब उसके बाद आपको अब फ्रेमिंग का मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे कर डाल दिया गया कि
ये है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, मतलब ठीक है, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन मान लीजिए। अब इसमें बोल रहा है ना कि मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना अपने यहाँ का, वो अभी भी मतलब क्या है कि जो भारतीय किसान के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। अब ये आपका होगा कीवर्ड्स, ठीक है, ये आपका हो गया टेल वर्ड्स। अब इसके द्वारा आपको लिखना क्या, इंट्रो लिखना है। अब मान लीजिए आपको लिखना है आपको 150 वर्ड्स में। वर्ड्स का भी बहुत बड़ा गेम है, ये भी, इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्योंकि 150 में है तो 150 ही में लिखना है, ये नहीं 250 में नहीं लिखना है इसको, मतलब 150 ही में लिखिए। 100 है? हाँ, 160 मत करिए, 125 करिए। हाँ, 160 में मत जाइए, क्योंकि जो जगह वहां रहता है ना, जो क्वेश्चन विथ बुकलेट आजकल आता है ना, जो कॉपी, वो जनरली इसके लिए रहता है 3 पेज, ठीक है। अब कह रहे हैं आप 160 का लिखने का, ठीक है। यूपीएससी में रहता है 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान, ये 10 क्वेश्चन रहता है 1500 का, मतलब ये 150 का, ते बन गया 1500 वर्ड्स का, ठीक है। अगला 10 क्वेश्चन रहेगा 250 शब्द का, तो बन गया 2500। 4000 वर्ड्स लिख लेंगे 3 घंटे में। अभी तो मुझे लगता है आप लोग का स्पीड 3000 वर्ड्स का भी नहीं होगा, है? तो बताइए, आप कह रहे हो कि 160 में लिखेंगे तो 1600 बन गया ना, तो फिर तो पहुंच गया 4200। अभी तो बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे ना, मतलब बहुत अधिक प्रैक्टिस करोगे, तब जाके हो सकता है कि 3500 शब्द तक पहुंच पाएगा। देखिए, यूपीएससी कॉपी में साफ लिखी रहती है कि आप अपने आंसर को अगर छोटे में लिखेंगे तो आपके आंसर को अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। यूपीएससी पोथा नहीं चाह रही है, वो तो आप 150 शब्द का अगर 50 शब्द में लिख देंगे तब तो वो और बढ़िया है। ग्रेजुएशन का आप तो वो भूल जाइए, उसका सिस्टम ही। क्वेश्चन मतलब देखिए, इसमें सीधा है कि आप जितना कंक्रीट लिखोगे ना, और जितना उसको कम पढ़ने के लिए मिलेगा, उतना ही वो, क्योंकि देखिए जो कॉपी चेक करते हैं लोग बहुत, मतलब कह लिए वेल एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। उनको ये नहीं है कि जैसे आप कुछ भी लिख के और धूर्त बनाते हुए, मतलब कुछ भी करके, क्योंकि यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है उसमें मतलब बड़े वेल एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, कि मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी बनावटी करके शुरू से ही। प्रीलिम्स में भी जो मान लीजिए उनका क्वेश्चन डिजाइन होता है, वो अदर आप देखेंगे जो एग्जाम होते हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी यूनिक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मेंस में भी वही हाल है। मेंस में तो वही कहना, मेंस की जो कॉपी जाती है उसमें मतलब आपकी कॉपी में पर्सनालिटी झलकती है, कि मतलब आपका वर्ड्स चयन कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। अब जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे पूछा गया, अब इसमें अभी वैसे रहेगा, मान लीजिए कोई क्रांतिकारी आदमी रहेगा तो बोलेगा कि भाई कृषि तो वाकई में घाटा में तो चल ही रहा है, भारत का कृषि का हाल तो सब कोई जानता ही है ना। कोई और क्रांतिकारी रहेगा तो लिख देगा कि पंजाब बॉर्डर पे 3 साल से आंदोलन चल रहा है इसी घाटा को लेके। तो ज़्यादा क्रांतिकारी भी इसमें नहीं बनना है, मतलब ये है कि मतलब वेल बैलेंस में आपको अप्रोच अपनानी है। और जितना छोटा आप लिखेंगे ना उतना ही बेस्ट है, क्योंकि छोटा लिखेंगे तभी आप 20 क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। नहीं तो 20 क्वेश्चन टैकल करना, ऐसा लगेगा कि आपको 20 क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी है भाई, लेकिन 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और 3 घंटे में लिखना है। 3 घंटे, अभी तो मान लीजिए पहली पाली में 3 घंटा लिख रहा है ना, नेक्स्ट पाली में भी अभी 3 घंटा आपको लिखना है, तो एक दिन में लिखना है 8000 वर्ड्स। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कथा कहानी लिखना है, कंक्रीट लिखना है। तो इसीलिए तो एग्जाम एक टफ है थोड़ा, उन्होंने प्रोसेस ऐसा बनाया। एग्जाम टफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई आ रहा है एलियंस, मतलब, लेकिन ये है कि जिन्होंने मैनेज कर लिया है, लिखना मैनेज कर लिया, अपना जो नॉलेज है बिल्कुल कंक्रीट कर लिया है, तो वो क्या होता है कि वो लोग अच्छा लिख के आते हैं, फिर मार्क्स पाते हैं और सिलेक्शन होता है। इसलिए मैं बोला ना, अब मान लीजिए इसमें क्या है, अगर ये हो रहा है 10 नंबर का, तो 2 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा। इसमें जनरली
देखिए 6 भी नहीं पाना है, 2 भी नहीं पाना है, आपको पाना है 5। तो न 6 के फिराक में रहिए, न 2 के फिराक में रहिए, 5 के फिराक में रहिए। 5 यहाँ अगर पा रहे हैं तो मान लीजिए कितना बन जाएगा, 50 नंबर। ठीक है, वहां पे अगर मान लीजिए 15 नंबर वाला है तो यहाँ आपको बनेगा, यहाँ 4 से और 7 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको करना है 6 पाने की कोशिश। अब मान लीजिए क्या है, अगर 60 और 50 110। जनरली जीएस में अगर 100 नंबर आप एवरेज में पा रहे हैं ना, मतलब 100 नंबर पा रहे हैं, तभी आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि यूपीएससी में यार 42% पे टॉपर बनते हैं, वहाँ तो 60-70 वाला तो मामला ही नहीं बनता है। प्रीलिम्स में तो पिछली बार जो आया हुआ था 43% पे कट ऑफ बन गया था। तो ये नहीं भाई 100 में हम 70 करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी यूपीएससी का किसी बार आप देखेंगे आने वाले टाइम में लगेगा कि 25 भी चला जाए, 40 भी चला जाएगा, उसको कोई मतलब थोड़ी है। आईआईटी वाईटी के कभी कभार बहुत टफ पेपर बन जाता है ना, तो जब नहीं सीटें भरती है ना तो वो निगेटिव में ले लेते हैं कि भाई जो सबसे कम निगेटिव पाया है ना उसको उठा लो, क्योंकि भाई सीट भरना है ना। अब मान लीजिए जो -10 पाया है उससे बुद्धिमान तो -1 वाला तो है ही है, या तो कम अटेम्प्ट लिया होगा, नहीं तो मान लीजिए कम गलती किया होगा। नहीं तो 0 वाले को ले लो, -1 वाले से अच्छा कि 0 वाले को ले लो। तो यूपीएससी का जब खतरनाक पेपर बनेगा तो डाउन हो जाएगा। पिछली बार इन्होंने 2023 में बहुत कमाल किया हुआ था, कथन कांड के क्वेश्चन जो होते हैं जो स्टेटमेंट और सेशन वाले उन्होंने पूरा धाराशाही कर दिया था। 30, 35, 40 क्वेश्चन डाल दिया हुआ था। और जनरली क्या होता है, कथन कांड वाले क्वेश्चन में आंसर निकालना बहुत कठिन होता है। उसमें जैसे मान लीजिए एक होता है व्याख्या कर रहा है, एक कर रहा है व्याख्या नहीं कर रहा है, इसमें बहुत थीन लाइन का मतलब अंतर होता है। और एक जो 2 ऑप्शन और आते हैं कि एक गलत है एक सही है, तो वो तो निकल जाते हैं। तो आपको मिडिल पाथ अपनाना है। तो इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए क्या है, जो 150 शब्द का वो आप 125 शब्द में लिखो, और जो 250 का है उसको 200 शब्द में लिखो। तो आप लिखोगे मान लो तो ये बन जाए आपका 1250 और ये बनेगा 2000 का। तो जनरली आप यहाँ इतना में निपटा सकते हो। बहुत अच्छा आपकी तैयारी है तब, नहीं तो मान लीजिए कि 300 और शब्द लिख लीजिए, 3500 में ले जाइए। लेकिन 4000 वर्ड 3 घंटे में लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है कि आप अपने आंसर को छोटा लिखिए। उसको यही है कि इसमें अब मान लीजिए क्वेश्चन है ना, तो इसको लिखना है इंट्रो, आप लिखिए 25 शब्द 25 वर्ड का। अब इसको इंट्रो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या करना, अब इसमें ऐसे आप कई लोग लिखेगा कि मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, कुछ भी मतलब इसमें इतने लोग शामिल हैं, चाहे जो भी माइंड मैप। नहीं मैं बता रहा हूं ना, उसमें माइंड मैप की बात नहीं है। देखिए क्या करना है, आपको इंट्रो और कंक्लूजन पैराग्राफ में लिखना है, बाकी बीच का सारा पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखना है। बुलेट पॉइंट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि बेनिफिट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ऐसे ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, तो गोला डाल और ऐसे करके लिखिए, ठीक है। आपके हर आंसर में 1-2 ऐसे बने रहने चाहिए, मतलब 1 तो बने ही रहना चाहिए। इससे रहेगा कि आपका जगह भी बचेगा, और ये सब ऐसे आंसर जो होते हैं ये आंसर अप्रिशिएट किए जाते हैं। क्योंकि आप देखिए क्या है ना, इनका प्रोसेस ऐसे है ना कि जैसे मान लीजिए कि जब लोग बनता है, ब्यूरोक्रेट्स बनता है, तो जनरली किसी चीज़ पे रिपोर्ट बनती है 1000 पन्नों की, 250 पन्नों की। जब वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनको 10 लाइन में ही देना रहता है। तो ये वो इसी तरह प्रोसेसिंग है इनका, जैसे एग्जाम का, मतलब यहीं से हम ट्रेंड कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्या इंडियन एग्रीकल्चर पे आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप 100 पेज में भी लिख दोगे। यूपी से शुरू करिए, कश्मीर तक लिखिए, कश्मीर से फिर नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइए, फिर पंजाब में लिखिए। तो हर राज्य का मतलब कितना है, 36 स्टेट हैं, मतलब टोटल मिला के, तो उसको क्या करेंगे 10-10 पेज लिखेंगे तो बन जाएगा पूरा 340 पेज का। हर राज्य का तो अलग अलग है ही ना व्यवस्था, कहीं ज़्यादा उत्पादन है, कहीं कम है, किसी का एमएसपी कितना है, क्या है, ऐसे करके। लेकिन आपको लिखना कितना है, 150 शब्द में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए आप इंट्रो लिख रहे हो ना,
ये बनेगा आपका 25 वर्ड्स, ठीक है। कंक्लूड करेंगे ये भी 25 वर्ड्स में, 50 शब्द खत्म, ठीक है। अब आपको लिखना है बेनिफिट में, आप लिखिए 40 का, ठीक है। और फिर उसका आपका जो ड्रॉबैक है वो लिखिए 40 वर्ड का, ठीक। अब 20 शब्द बच गया, या तो 20 शब्द आप मत लिखिए, अगर टाइम आपको बच जा रहा है तो फिर एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए मान लीजिए सरकार कुछ अगर योजनाएं चला रही हैं, जैसे मान लीजिए PMKSY होगा, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, MSP जो लागू करती है, तो ऐसे क्या करना है कि जैसे सरकार के प्रयास ऐसे करके छोटे में ही, मतलब उसको बहुत छोटे में लिखिए, मतलब ये है कि आपका 10-15 वर्ड्स में मैक्सिमम जाके खत्म हो जाए, और उसको कहीं कॉर्नर में लिखिए, मतलब हाईलाइट करके कि मतलब वो, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जो आप कंक्लूड करोगे ना, तो आपने मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, आपने इंट्रो में जो लिखा हुआ हो तो आपको वहां पे भी आपने कुछ तो जैसे इंट्रो में देखिए, इंट्रो हमेशा ऐसा लिखिए कि या तो वो कोई बिल्कुल रिसेंट कोई इंसिडेंट हुआ हो उससे उठाइए, क्योंकि वो एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कॉपी चेक करते वक्त, नहीं तो फिर ये है कि डाटा से उठाइए। जैसे ये आप लिखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में, मान लीजिए इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है, अगर मान लीजिए भारतीय कृषि के बारे में अगर मान लीजिए लिखना रहे 25 शब्द में, तो मतलब कैसे प्रभावी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि ऐसे सिंपल जो मान लीजिए कि नहीं जा रहा UPSC का अगर तैयारी किया तो वो तो लिखेगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब UPSC की स्टूडेंट है तो कम से कम ये अपेक्षा तो नहीं की जाएगी भाई कि ये लाइन नहीं, ये लिखना है, क्योंकि आपको तो थोड़ा बढ़िया लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये है ना, देखिए इंट्रो आप हमेशा डॉक्यूमेंट से लिखिए। डॉक्यूमेंट मतलब इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये लोग क्या होता है बहुत कंक्रीट उसमें डिफाइन किए रहते हैं लोग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि एक कह लीजिए कि श्रम प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 60% आबादी एग्रीकल्चर में है। चाहे आप क्या करें उसको कोट करिए कि आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत में 60% लोग एग्रीकल्चर में अपने जीविका के लिए लगे हुए हैं, और कृषि का इंडियन GDP में 18% योगदान है। इसलिए ये भारत देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका इतना लिखेंगे तो लगभग 20 शब्द का बनेगा। तो इंट्रो हो गया आपका, ये आपका इंट्रो हो गया आपने, हाँ लेकिन उसमें कोट कर दीजिए आर्थिक सर्वे के अनुसार, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर को ये लगता है ना कि आप जो डॉक्यूमेंट होते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको भी आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि देखिए UPSC में अपेक्षा की जाती है कि आप जो सरकारी डॉक्यूमेंट कम से कम निकलते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कमेटियां बनती हैं, उससे कोई अगर नहीं भी आपको आ रहा है ना, मतलब चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हमको याद नहीं है, ठीक है, तब भी आप कोट कर दो। मतलब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए डिसीजन आपको मालूम नहीं कि जैसे महिला के कॉन्टेक्स्ट में कोई आया हुआ है, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब आपने हाल ही में लिखा हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब हाल ही का मतलब 6 महीना में दिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारा डिसीजन दिया ये जब से इस्टेब्लिश हुआ है। उसको ये है कि मतलब आपके आंसर में थोड़ा सा जो उसको अंडरलाइन किए रहेंगे तो उनको ये लगेगा कि कम से कम चलिए कि मतलब इन्होंने अपना आंसर को थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ, मतलब और मॉडिफाइड किया हुआ है। इसीलिए क्या होता है कि मार्क्स क्यों कम बेसी होते हैं। मान लीजिए हम लिखेंगे 150 शब्द में, आप भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा। पढ़े सब लोग एक ही हैं, लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि लक्ष्मीकांत के अलावा कोई कुछ पढ़ रहा है। लेकिन पॉलिटी का भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी मार्किंग में डिफरेंस हो जाएगा, कोई 2 पाएगा, कोई 4 पाएगा, कोई 5 पाएगा। 5 वाले का होगा, बाकी लोग फिर नेक्स्ट। लेकिन आपको मिडिल पाथ में, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट कम से कम ये है कि पॉलिटी का आप आंसर लिख रहे हो तो फिर
सेकेंड एआरसी रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप लोग नाम सुना हुआ है। उन्होंने काफी, जो यूपीएससी का सिलेबस जो 2013 में डिजाइन हुआ था ना, जो अभी हम लोग यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं, ये 2013 में डिजाइन हुआ था, ठीक है। सेकेंड एआरसी कमेटी जो बनी हुई थी, ये 2005 में बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनी थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट रिसेंट में आई थी 2004 के बाद 5। ये जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, ये इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं ना, इसको बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि हाई लेवल का रिफॉर्म करने की बात की गई थी इसमें, हर चीजों पे। अब इस रिपोर्ट का तो कुछ नहीं हुआ, इस पे सरकारें धीरे धीरे काम कर रही हैं अपने लेवल पे, लेकिन यूपीएससी ने बहुत चालाकी से क्या किया, इसी रिपोर्ट को देख के 2013 में अपना सिलेबस डिजाइन कर दिया। लोगों को ये लगता है इन्होंने अपने से नहीं सिलेबस बनाया है। आप देखेंगे यूपी, वो आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, 7-8 खंड में है। ये दृष्टि वाले लोग बुक निकालता है, चाहे ऐसे ऑनलाइन भी खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो आप देखिएगा उसमें हर खंड का सिटीजन चार्टर जो डाला गया है वहीं से है, ई गवर्नेंस वही का है, फिर कॉम्बैटिंग टेररिज्म वहीं से है, ये आपका कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, सब पे पार्लियामेंट में कैसे सुधार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुधार किया जाए, निर्वाचन आयोग में कैसे सुधार किया जाए, इस पे सब वो बहुत बड़ा पोथा है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। सरकार को लगा मतलब धीरे धीरे इस पे अपना काम करेंगे, लेकिन 2013 में इन्होंने जो नया सिलेबस डिजाइन किया था यूपीएससी ने, वो उसी पे किया था। तो इसीलिए लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, तो सेकेंड एआरसी भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन आपको इतना रहना चाहिए, जैसे 14 खंड में है ये, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि पहले खंड में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ऐसे करके। तो इंट्रो मान लीजिए हमने लिख लिया 25 वर्ड में, ठीक है। इसके बाद हम मान लीजिए बेनिफिट लिख रहे हैं, तो बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, ऐसे नॉर्मल बताइए, मतलब ये जरूरी नहीं कि पढ़े रहेंगे तभी बताएंगे, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, मतलब बताने के लिए नॉर्मल मतलब बताइए इसमें। %60 आदमी इसमें क्या है, एज ए वर्कर टाइप के हैं। तो मतलब ये भारत में जो मैक्सिमम लोग, जैसे मान लीजिए एक तरह से कामकाज में लगे हुए 60% हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक तरह के लिए रोजगार का भी साधन है। अब रोजगार का साधन, इसके भी बहुत सारे निगेटिव पक्ष हैं, क्योंकि 1 बीघा खेती में भी 5 लोग काम करवाते हैं और 10 बीघा में भी 5 लोग हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट जो आता है ना, वो वही है कि इसके बाद आपका है फूड सिक्योरिटी। इंडिया में 1900 जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था ना, तो हमारे यहाँ गेहूं और धान अमेरिका से मंगाना पड़ता था, ठीक है। तो आपका ये फूड सिक्योरिटी हो गया। दूसरा ये है कि मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना जो 6000 रुपये मिलता है, ये 6000 रुपया मिलता है। तो इससे है कि लोगों का मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए जिनके पास अपना खाने पीने का भी इस पैसे का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती के लिए। मतलब जो गवर्नमेंट इस % जो स्कीम है ना, उससे जो बेनिफिट होता है ना, वो लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक आध और आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी एक तो जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर जैसे ना, जैसे मान लीजिए खेती जिनके पास होता है ना, उनको एक तरह से सोशल सिक्योरिटी भी रहता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा जमीन है ना, तो उसको थोड़ा सा ये है कि मन में ये रहता है चलो नहीं कुछ होगा तो खेत बेच के अपना काम कर लेंगे। आजकल हो भी रहा है, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं गाँव देहात में जाएंगे तो अपने बेटा बेटी का शादी करता है तो 2 बीघा सेल किया और बम्पर शादी कर रहा है, जैसे मन करे वैसे करना है, तो ये हो सकता है। इसको आपको लिखना है। एक चीज और देखिएगा ना, ये आप जब लिखेंगे ना तो इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे मान लिया आपने लिख दिया फूड सिक्योरिटी और छोड़ दिया,
क्योंकि फूड से अब छोड़ दिए तो फिर तो उसको तो एग्जामिनर को लगेगा यार ये तो समझाया ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा गेम है, मतलब आप समझाएंगे नहीं तो फिर, हालांकि उसको समझ है इसकी कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन जब तक आप नहीं समझाओगे ना तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 67% लोगों को क्या है, जो पीडीएस सिस्टम मिलता है ना, इसकी फिर इसमें आप लिखेंगे ये वाला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में जो लागू हुआ था उसमें, लेकिन इसको ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखना, कामों ऐसे करके लिखना है, मतलब ज्यादा बहुत बड़ा मत करिए, मतलब आपके कंटेंट ज्यादा जाने चाहिए लेकिन वर्ड कम जाने चाहिए, कामा करके उसी में लिखना है। हाँ, फिर आपका इसको आप 3-4 जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो ऐसे ही 40 वर्ड में हो जाएगा। अब ड्रॉबैक आप लिखेंगे इसका, तो ड्रॉबैक में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एग्रीकल्चर में एक तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतना खराब है कि लोगों को जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उनको न रखने का जगह है न गोदाम है। हम अपने तो लखनऊ की साइड में तो बहुत खराब स्थिति है, इवन अलग अलग राज्यों में भी खराब स्थिति है, लेकिन एज ए कंपेरेटिवली देखेंगे तो पंजाब हरियाणा में आप चले जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे गोदाम बने हुए हैं। मतलब वहाँ तो समझ लीजिए जो हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक तरह से कह लीजिए जो हब है ना वो पंजाब हरियाणा है। इसीलिए आप देखेंगे जो फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है ना, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, वो हमेशा पंजाब का लेता है जो सांसद होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत भारी दबाव रहता है भाई कि यही मंत्रालय लेना है। जो वहाँ का वो बादल फैमिली है उन्हीं में से कोई लेता होता है। अपने आप ही एफसीआई का जो गोदाम देखेंगे कहीं कहीं बना होता है वो वही है, मतलब फूड प्रोसेसिंग का ही है। तो उसमें पीडीएस वाला जो अनाज होता है ना जो बांटे जाते हैं जो लोगों को, वो रखे जाए। जबकि आपका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब हो गया ना कि आलू भी रखे जाएं, टमाटर भी रखे जाएं, जो ज़्यादा लोग जैसे मान लीजिए आलू प्रोडक्शन कर रहा है तो फूड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ये है ना, जैसे मान लीजिए हमने अभी फसल काटा, अभी चल रहा है 100 रुपये कुंटल, लेकिन हमको ये मालूम है कि 5 महीना बाद ये बढ़ के हो जाएगा 500 रुपये कुंटल, लेकिन हमारे पास रखने का जगह नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग में ये होता है कि गवर्नमेंट आपको गोदाम देती है, आप छोटा मोटा मतलब पैसा उसको दे देंगे एज ए किराए के रूप में। आप बोल देंगे कि भाई हमारा ये जो सामान है जब दाम उचित मिलेगा मार्केट में तब मैं बेच दूंगा। इसलिए आप देखेंगे हाल में कभी कभार न्यूज में आता है कि मध्य प्रदेश में लोग अपना टमाटर रोड पे छींट दिया, महाराष्ट्र में प्याज कहीं पे ऐसे कहीं फेंका हुआ है। वो यही फैक्टर है कि गोदाम नहीं है। पंजाब में आप चले जाइए तो वहाँ पे गोदाम हर गांव में बने हैं। 10 साल पहले वहाँ भी नहीं था। 10 साल पहले वहाँ भी देखेंगे तो 10 साल पहले वहाँ भी देखेंगे तो बंद करते हैं। ये आप लोग लिख के लाइएगा जो हमने डाला हुआ है ना टेलीग्राम पे, वो जब लिख लेंगे ना तब उसके ऊपर बड़ा वाला क्वेश्चन, मतलब जैसे होता है ना, जैसे ये वाला जो बताया ना प्लासी का युद्ध बेहतर है कि बक्सर का युद्ध है। अभी तो खाली प्लासी का युद्ध पे आप लिखे ना, फिर बक्सर के युद्ध पे लिखें, फिर आप कंपेयर करेंगे ना, पहले दोनों पे नॉलेज रहना चाहिए, फिर कंपेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी याद रहने दीजिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा आंसर राइटिंग करिए, मतलब आंसर राइटिंग भी करिए। कभी कभार जैसे 2-3 दिन के बाद यहाँ भी बुला के आप लोग से हम बुलवाएंगे, कुछ यहाँ पे भी आकर अपना बताएं, बोलिए मतलब चीज़ों को।